हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला पर। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, अगर आप भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए एक खास खुशखबरी रहने वाली है। बहुत समय से आपकी मांग थी कि शिक्षण अभिरुचि की क्लास शुरू करो। तो शिक्षण अभिरुचि के टॉप 1000 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं और वो बिल्कुल फ्री रहेंगे। आपका 1 रुपए भी उसका चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। तो बहुत बड़ी घोषणा है आप सभी के लिए, ध्यान से इसको सुनना है। और एक गारंटी और है इसके साथ में कि परीक्षा में 50 में से 50 प्रश्न आपके यहाँ से कवर होगा। मैं पूरा का पूरा 50 क्वेश्चनों का मैटर आपको पढ़ा दूंगा। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना समझ सकते हैं, कितना याद रख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके परीक्षा में प्रश्न सही होंगे। बाकी पेपर में जो प्रश्न आएंगे वो अपने पढ़ाए हुए में से ही 50 के 50 क्वेश्चन आएंगे। बोलो, अब इससे अच्छा आपके लिए और क्या हो सकता है। तो पूरी ये जो सीरीज है, इस सीरीज को पूरा का पूरा देखना है। एक भी क्वेश्चन अगर इसका मिस किया तो मैं मानता हूं कि आप सिलेक्शन के हकदार नहीं है, क्योंकि क्या पता आपने जो क्वेश्चन छोड़ा वही क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आ गया। फिर आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि पढ़ाऊंगा वही में से परीक्षा में आएगा और ये क्वेश्चन तो बाहर से आया। भाई साहब, ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, वो आपकी गलती है, ठीक है। हमने उसको पढ़ाया है, इसलिए कहते हैं कि क्लास को यहाँ तो आप देखो ही मत। इस सीरीज के अंदर आप जुड़ो तो सोच समझ के जुड़ना, कि भाई यहाँ तो नहीं कि अपने को जुड़ना ही नहीं है। और जुड़ना है तो फिर लास्ट तक एक एक क्लास को अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तब आपका 50 में से 50 क्वेश्चन का टारगेट है वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज कहां पर आएगी, तो अपन टॉप है वो 1000 क्वेश्चन करने वाले दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के। टॉप 1000 प्रश्न करेंगे। वो प्रश्न किस विषय के होंगे, तो वो प्रश्न होंगे अपने शिक्षण अभिरुचि के, टीचिंग एप्टीट्यूड के। और क्या ये क्लास सिर्फ क्वेश्चन आंसर की होगी, तो हम इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ में उन क्वेश्चनों की व्याख्या भी करेंगे और साथ साथ में उदाहरणों के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से, सुगम तरीके से क्या करेंगे, कंटेंट को भी समझेंगे कि और यहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको क्या क्या याद करना है। तो सर ये शुरू कब से होने वाली है, तो ये आज से शुरू, इसी क्लास में अपन क्वेश्चन डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। और ये क्लास ध्यान रखना आपकी डेली शाम की 8 बजे क्या रहेगी, लाइव रहेगी। आज से आप ये शेड्यूल है वो बिठा दो, ठीक है। अब अपना बढ़िया अच्छे से व्यवस्थित शेड्यूल बन गया। तो चलिए पहले अपन नए वाले प्रश्न लेंगे, क्योंकि गाइडों वाले प्रश्न तो आपने खूब कर रखे। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले नए वाले लेंगे। नए नए जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर छपने के चांसेज है, और वो क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होगा, जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन अपन वो करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किसे अधिगम की श्रेणी में नहीं रख सकते। आपका टॉपिक है अधिगम एवं शिक्षण। यहां शिक्षण अधिगम आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है, तो अधिगम टॉपिक से रिलेटेड अपन यहां पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अधिगम होता क्या है। तो अधिगम को मित्रों सरल भाषा के अंदर कहा जाता है सीखना। क्या कहा जाता है, सीखना। आप किसी भी चीज को सीखते हैं, मतलब आपने क्या किया, अधिगम किया। सर हाँ, मैंने मैथ का एक समीकरण सॉल्व करना सीखा, क्या मैंने अधिगम किया, बिल्कुल आपने अधिगम किया। मैंने साइकिल चलाना सीखा, क्या मैंने अधिगम किया, बिल्कुल आपने क्या कर दिया दोस्तों, अधिगम किया। आप कोई भी चीज सीखते हैं उसको सिंपली भाषा में क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, साइकोलॉजी की भाषा में। आगे अपन इसका और डिटेल में पढ़ेंगे कि सीखा हुआ ज्ञान स्थायी वगैरह होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सीखना इंग्लिश में इसको कहा जाता है लर्निंग। लर्न यानी सीखना और लर्निंग यानी क्या है, वही सीखना। अधिगम हो जाएगा कि आप लर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे पूछा गया है अधिगम, जहां भी शब्द आए अगर ये शब्द आपको कठिन लगे तो इसकी जगह आप सीखना शब्द यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, सीखना। आप इसको सीखना पढ़ सकते हैं कि निम्न में से किसे सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते, ठीक है, ठीक है। अधिगम शब्द कठिन लगे तो उसकी जगह आप सीखना शब्द का प्रयोग कीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। क्या अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, तो बिल्कुल क्या है, बात सही है कि अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अभ्यास व अनुभूति के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास और अनुभूति जो हमारी भावना है उनके कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है, क्या उसको भी अधिगम कहा जाता है। तो बात तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगी।
बात तो आपकी ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी कि सर अभ्यास और अनुभूति के कारण भी हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको भी अधिगम कहा जाता है। अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ये भी अधिगम है। बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो देखो अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। आपके व्यवहार में चेंज हो गया, आपने कोई चीज सीखी और वो आप भूलोगे नहीं, स्थायी रूप से आपने सीख ली, उसको अपन अधिगम कहते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। लेकिन सर फिर आपने कहा कि ये भी तो व्यवहार में परिवर्तन है बीमारी के कारण, इसको आपने सही क्यों किया, इसको अधिगम की श्रेणी में क्यों नहीं रख सकते? तो मित्रों देखो बीमारी के कारण जो परिवर्तन होता है वो स्थायी नहीं है। बीमारी अगर ठीक हो जाए तो वो परिवर्तन भी क्या हो जाएगा, वापस से चला जाएगा। तो बीमारी के कारण जो परिवर्तन होता है, बीमारी के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन हैं, इसको अपन अधिगम नहीं कहते हैं। क्या है, इसको अधिगम नहीं कहा जाता है। याद रहेगा साथियों। ऐसी सर और भी कोई चीजें हैं क्या जहां परिवर्तन तो होता लेकिन इसको अधिगम नहीं कहा जाता? बिल्कुल। अगर किसी बीमारी के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, अगर आपने कोई नशीले पदार्थ, मादक पदार्थ का सेवन किया, उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, नींद में कई बार आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है? किसी ने आपको परेशान किया होगा, किसी को सपना आ जाता है ऐसा, उसके कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ऐसे सोरे उतर गए, 20वीं माड़ पे सो रहा हूं, ये नीचे गिर रहा हूं, गिरने धड़ाम बजने वाला होता है कि जग जाते हैं, हाँ बापू बच गए आज तो है। उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप कोई कल्पना करते हैं, बहुत दुखी थे लेकिन आपने कल्पना की कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये न वो न, खुश हो गए आप, ये अधिगम नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि नशीले पदार्थों, ठीक है, मैं आपके काम की बहुत सारी चीजें भी साथ में लिखूंगा, पूरी व्याख्या सहित अपन पढ़ेंगे। नशीले पदार्थों, शारीरिक व मानसिक बीमारी, शारीरिक व मानसिक बीमारी, आप थक गए, थक जाते हैं तो अपने व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, बीमारी, थकान, थकान, कल्पना, कल्पना, सपना, सपना, इनके कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, इनके कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होगा उसको अधिगम नहीं कहा जाएगा। ध्यान रखना, उसको अपन क्या है, उसको अधिगम नहीं कहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन, आपको अनुभव या अभ्यास से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, उसको अपन अनुभव कहेंगे, अधिगम कहेंगे। अनुभूतियों के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसको भी अधिगम कहेंगे। लेकिन बीमारी वगैरह इन चीजों के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको अधिगम नहीं कहा जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ये एक प्रकार से विकास की प्रक्रिया है अधिगम। नशीले पदार्थ सेवन करने से आपका विकास नहीं होता है। गांव में इज्जत जाती है, दो चार लोग भी अगर आपसे पहले रेस्पेक्ट से बात करते थे तो वो बाद में बेवड़ा कह के बुलाने लगते हैं कि थैली जा रही है। कौन जा रही है? थैली जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न पूछा गया था, अधिगम है वो विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा था? ऐसा प्रश्न पूछा गया था आपके 2022 या 23 के एग्जाम में। तो ध्यान रखना, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि अधिगम विकास की प्रक्रिया, आप जो कुछ भी चीज सीखते हैं उससे आपका क्या होता है, विकास होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। आपके अंदर कुछ गुण आते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नवीन ज्ञान और प्रवृत्तियों का अर्जन होता है, आप कुछ नया सीखते हैं अधिगम से। ठीक है, तो ये दो कथन इसके याद रखने हैं वुडवर्थ के। पूछा जा सकता है कि ये कथन किसने दिया था? तो अधिगम नवीन ज्ञान व प्रवृत्तियों का अर्जन है। नवीन ज्ञान व प्रवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम क्या है? अधिगम नवीन ज्ञान व प्रवृत्तियों का अर्जन है। ये दो कथन आपको वुडवर्थ के याद रखने हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? नहीं है पूछा है कि अधिगम के बारे में कौन सी चीज है वो सही नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम का मतलब आपने कोई भी चीज सीखी उसको अधिगम कहते हैं। परिपक्वता का मतलब है कि आपके अंदर जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं अपने आप, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके अंदर कुछ चेंजेज आएंगे, आपके अंदर कुछ क्षमताएं आएगी। तो ये कह रहा है कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम से अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। ठीक है, कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, अगर आपके अंदर किसी भी चीज को करने का मोटिवेशन है तो उससे आपके सीखने में वृद्धि होगी। तो सर ये बात तो बिल्कुल क्या है, सही है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। सीखने का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? सबसे अच्छा अधिगम है समस्या समाधान। और वैसे अपन सोचें
तो कि भाई आप सीख गए, ये कैसे पता चलेगा? आपका व्यवहार के अंदर स्थायी परिवर्तन हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपके सामने कोई समस्या आती है, आप उसका समाधान करने में सक्षम है, मतलब आपके अंदर नॉलेज है, आप सीख गए। तो बात तो ये भी क्या है, सही है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। व्यवहारगत का मतलब व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो ये कह रहा है कि अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है, तो बात तो ये भी सही है। तो इसने कहा कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो सर ये फिर उपयुक्त नहीं है कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। ये कह रहा है कि अधिगम के ऊपर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। अरे पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, अपन यहां पे लिखेंगे कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। साथियों, क्या है? अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है, क्या अधिगम का परिपक्वता पर प्रभाव पड़ता है? तो अधिगम का परिपक्वता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखना, ठीक है ना, दोनों कथन याद रखने हैं कि अधिगम का परिपक्वता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। परिपक्वता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। परिपक्वता, आपके अंदर शारीरिक रूप से आप मैच्योर हो तो सीखने के लिए भी आप होंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब ज्यादा उम्र दराज है, वो ज्यादा समझदार होते हैं, व्यवहार उनका अच्छा होता है, बच्चों की तरह हरकतें वगैरह नहीं करते। क्यों? धीरे धीरे वो परिपक्व हुए तो उनके अधिगम पर भी उसका कहीं ना कहीं क्या है, अधिगम का प्रभाव पड़ा, परिपक्वता पर भी, ठीक है, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ा, ठीक है, इनकी परिपक्व हुए तभी वो अच्छे से सीख पाए। दूसरा, अधिगम का प्रभाव, आपने कुछ सीख लिया, इससे आप मोटे हो जाओगे, परिपक्व हो जाओगे, सिर बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अधिगम का परिपक्वता पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अधिगम होगा और आप मैच्योर भी होंगे तभी आपका विकास होगा। ध्यान रखना, क्या है विकास बराबर क्या है, ध्यान रखना, आपका विकास कब होगा? विकास होगा आपका, आप अधिगम भी करोगे और गुणा आपके अंदर परिपक्वता भी होगी, तभी आपका क्या होगा साथियों? विकास होगा, ठीक है। तो अगर पूछे कि अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है, तो ये एक दूसरे से संबंधित है। अधिगम और परिपक्वता का गुणनफल ही क्या है? विकास कहलाता है। वो लोग क्लियर? चलिएगा, चलते हैं आगे। बालक का विकास होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बालक का विकास किस प्रकार का होता है, या किस किस का प्रभाव पड़ता है, वो आपसे पूछा गया। वंशक्रम व क्रम का योगफल। वंशक्रम, वंश, आपका जो वंश है उससे जो आपके अंदर गुण आते हैं, और कर्म जो आप कार्य करते हैं उनका योगफल, यानी कि उनकी जोड़, दोनों को जोड़ के आपका जो गुण है वही विकास होगा। या वंश क्रम और वातावरण का गुणनफल। जो वंश क्रम, जो अनुवांशिकता है, जो आपके माता पिता, आपके पूर्वजों से आपको गुण मिले वो, और आपका वातावरण, आसपास का वातावरण कैसा, आपका आसपास का माहौल कैसा, उन दोनों का जो गुणनफल है वो विकास होगा। अनुवांशिकता व पर्यावरण का अंतर, पर्यावरण व वंश कर्म का योग। तो साइकोलॉजी में ज्यादातर गुणनफल शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि कहीं पे योग वगैरह चीजें देख सकते हो, एक अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रश्न आए और आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा और उसमें जोड़ बाकी गुणनफल ऐसे लिखा हुआ हो और तुक्का मारना हो, तो गुणनफल वाले पे आप तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बालक का जो विकास होता है वो वंश क्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। बालक का विकास, आपका विकास कैसे होगा, आप भविष्य में कैसे होंगे, आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ये कैसे पता चला दोस्तों? आपके आसपास के माहौल से। माता पिता ने आपको गुण दे दिए, संस्कार दे दिए, उनके डीएनए से कुछ चीजें आपके अंदर आ गई, पौधा पनप गया है साहब, लेकिन अब उसको पोषण कैसा मिल रहा है? इस वातावरण को अपन पोषण भी कह सकते हैं, इस वंशक्रम को प्रकृति भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, यहां पे लिख रहा हूं, एक वुडवर्थ नाम का मनोवैज्ञानिक है। वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा कि बालक का विकास वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है। वातावरण का गुणनफल होता है। बालक का विकास वंशक्रम व वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बालक के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंशक्रम का, वातावरण का, दोनों का। तो दोनों का बताना है, क्योंकि दोनों का क्या है? ये गुणनफल है। देखो, इस वंशक्रम की जगह वो प्रकृति भी लिख सकता है, प्रकृति यानी कि जो ईश्वर से मिली चीज, ठीक है। इसको वो अनुवांशिकता भी लिख सकता है, अनुवांशिकता भी, नाम चेंज कर सकता है। आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इस वातावरण को वो पोषण भी लिख सकता है। पोषण का मतलब आपको क्या मिला, माहौल से आपको मिलता। अगर आपके आसपास के साथी है वो पढ़ने वाले हैं, वो आपको मोटिवेट करने वाले, पॉजिटिव है, तो आप भी अच्छा काम कर पाओगे।
लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, आप बहुत मेहनती हो, लेकिन पास वाला कह रहा है क्या मेहनत कर रहा है, अभी तो उम्र पड़ी, अभी तो 18 साल के हुए हैं, अभी तो यार वो देख वो 25 साल का हो गया, अभी तक तैयारी कर रहा है, उसकी नौकरी नहीं लगी तो अपने क्या करना, आराम से पढ़ेंगे। मतलब आप वहां पे अच्छा करते हुए, अच्छा करने की चाह रखते हुए, क्षमता रखते हुए नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो विकास है वो क्या, वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। विकास पर दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विकास है, विकास दोनों से प्रभावित होता है। विकास वंशक्रम व वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, दोनों से प्रभावित होता है। विकास दोस्तों क्या है, वंशक्रम और वातावरण दोनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। विकास है क्या, तो विकास बहुत सारे गुणों का समूह है, किसी एक गुण को अपने विकास नहीं कहते। मान लो आप पहले इतने छोटे से थे, बट धीरे धीरे बड़े हुए, आपकी हाइट बढ़ गई, तो विकास हुआ है क्या, तो बिल्कुल हुआ है। वैसे देखे तो अभिवृद्धि हुई है, लेकिन सिर्फ इसको विकास नहीं कहते। शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, नैतिक गुण, इन सभी गुणों के समूह को विकास कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि विकास वृहद गुणों का समूह होता है। विकास वृहद गुणों का समूह है। विकास में बहुत सारे गुण होते हैं, किसी एक चीज को विकास नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जैसे हम देखें तो आपके अंदर शारीरिक गुण होंगे। ठीक है, शारीरिक गुण, मानसिक गुण, मानसिक गुण, इसके अलावा हम लिखेंगे सामाजिक गुण। व्यक्ति में सामाजिक गुण होने चाहिए, समाज में वो कैसा व्यवहार वगैरह करता है। ठीक है, और हम लिखेंगे नैतिक गुण, उसको पता चलता है कि नहीं चलता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। इंस्टाग्राम पे जो तुम ये पूरे दिन रील्स देखते हो, ये अगर आपको पता है कि यार ये चीज गलत है, ये हमारे भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, ये अपने काम की नहीं है, ये चीज आपको पता चलती है, और पढ़ाई है वो अपने लिए सही है, ये अच्छी चीज, ये अगर आप अंतर कर पाते मतलब आपके अंदर नैतिक गुण है। लेकिन हाँ सर, हाँ सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो फेफड़ों के फोटो भी रखता है, देखो ऐसे सड़ जाएंगे, फिर भी लोग सिगरेट तो पीते हैं। तंबाकू के पैकेट पे लिखा होता है कि तंबाकू जानलेवा है, फिर भी सर खाते हैं। तो हमें पता है कि इंस्टाग्राम चलाना, सोशल मीडिया चलाना, मनोरंजन करना हमारे भविष्य के लिए सही नहीं है, फिर भी हम तो करते हैं, तो फिर भाई क्या कर सकते हैं आपका। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक स्वयं प्रेरित होकर खोज करते हुए सीख रहा है, वह किस प्रकार का अधिगम कर रहा है। एक बच्चा है, एक बालक है जो खुद से मोटिवेट होकर खोज करते हुए सीख रहा है। वो खुद के यार अच्छा ये चीज कैसे होती है, क्या होता है इसके अंदर। अपन हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि वो काम करना, उसका फॉर्म भरना है तो है उसके सर क्या चाहिए, उसके लिए डॉक्यूमेंट, लास्ट डेट क्या है, क्या मैं 12वीं में पढ़ रहा हूं, भर सकता हूं। और एक बच्चा होता है वो नोटिफिकेशन निकालता है ऑफिशियल कि ये नोटिफिकेशन है, इसमें बताया गया लास्ट डेट कब है, फॉर्म कब से शुरू है, फीस कितनी है, वो खुद से सीख रहा है। तो ये किस प्रकार का सीखना हुआ, अन्वेषण, अभिग्रहण, रटंत, सार्थक या अवबोध ग्रहण। तो यहां पे आपको बताना है। तो मित्रों एक अमेरिकी वैज्ञानिक है डेविड आशुबेल, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, डेविड आशुबेल। डेविड आशुबेल ने सीखने के 4 तरीके बताए थे। क्या बताए, 4 प्रकार बताए थे सीखने के, अधिगम के 4 तरीके से हो सकता है, जिसमें एक तो आपका है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब खोज करना, आप किसी चीज की खोज करते हुए सीखते हो। ठीक है, अन्वेषण को कहा जाता है खोज करना। तो खोज करते हुए सीखते हैं, खोज करते हुए सीखना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अन्वेषण। ठीक है, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि एक बालक है जब वो स्वयं प्रेरित होकर खोज करते हुए सीख रहा है, तो इस प्रकार के अधिगम को अन्वेषण कहा जाता है। बाकी वाले क्या है, तो अभिग्रहण का मतलब ग्रहण कर रहे हैं, अंदर डाल दिया, अर्थ वर्थ कुछ नहीं पता है, बिना अर्थ समझे आप किसी चीज को याद करते हैं। ठीक है, बिना अर्थ समझे याद करना। अगर प्रश्न आए कि एक बालक है वो वर्णमाला का बिना अर्थ समझे या किसी शब्द का बिना अर्थ समझे सीधा याद कर रहा है, क्या कर रहा है वो, अन्वेषण कर रहा है क्या, नहीं, अभिग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो बिना अर्थ समझे याद करना, बिना अर्थ समझे याद करना क्या कहलाता है, अभिग्रहण कहलाता है। रटना, रटने में सर हम क्या माहिर हैं? हाँ, अर्थ भी याद कर लेंगे, व्यवहार भी याद कर लेंगे, दोनों को रट लेंगे, धड़ाम से बाहर आएगा सीधा आउटपुट। ठीक है, तो यह है अर्थ व व्यवहार को याद करना, अर्थ व व्यवहार को रट लेना, जैसा है वैसा का वैसा याद कर लिया, उसको कहते हैं रट लेना। सार्थक या अवबोध ग्रहण, अवबोध का मतलब होता है अर्थ, समझ, तो समझकर ज्ञान को अपने व्यवहार में स्थायी बनाते हैं, उसको कहते हैं सार्थक या अवबोध ग्रहण। ठीक है, तो समझकर व्यवहार में स्थायी बनाना,
समझकर व्यवहार में स्थायी बनाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सार्थक या अवबोध ग्रहण। आपने उसको समझा, अर्थ भी समझा, फिर व्यवहार में स्थायी बनाया। तो अपने सवाल का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा साथियों, वो क्या हो जाएगा? अन्वेषण हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात? क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अधिगम की क्रिया होती है। अधिगम की क्रिया कैसी होती है वो आपसे पूछा। मैंने कहा जब भी आपको क्वेश्चन हार्ड लगे, क्वेश्चन में अधिगम शब्द लिखा हुआ है, आप उसकी जगह सीखना कर दो। क्या कर दो? सीखना कर दो। अधिगम की जगह आप लिख दो सीखना। अब सीखने की क्रिया कैसी होती है बताओ? सीखने की क्रिया कैसी होती है? कि कोई भी चीज सीखना है तो वो अर्जित होती है। अर्जित का मतलब जन्म के समय आपके पास नहीं थी, जन्म के बाद में आपने उसको ग्रहण किया। जन्मजात, जन्म से ही आपके पास में वो कैपेसिटी थी, क्षमता थी कि आप सीख सकते हैं। अनुवांशिक होती है या इनमें से कोई नहीं? तो देखो दो प्रकार की संपत्तियां हैं। एक तो होती है अर्जित, अर्जित, ठीक है, और एक क्या होती है? जन्मजात। जन्मजात, जन्मजात का मतलब होता है जन्म से ही प्राप्त। क्या होता है? जन्म से ही प्राप्त। जन्मजात का मतलब क्या होता है साथियों? जन्म से ही प्राप्त। और अर्जित का मतलब होता है जन्म के बाद, जन्म के बाद वातावरण, आपके आसपास का जो पर्यावरण है, वातावरण है, वहां से आपने सीखा, वातावरण से ग्रहण किया, उसको कहते हैं अर्जित। तो आप पेट से ही सभी चीजें सीख के आए क्या? नहीं सर, सीखने की क्रिया जन्मजात नहीं है। मां के गर्भ से नहीं सीख के आए सारी चीजें, हमने वातावरण में आए, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, हमारी सीखने की क्रिया क्या हुई? तेज हुई। तो ये जन्मजात नहीं है, कैसी हो जाएगी? अर्जित हो जाएगी। सीखने की प्रक्रिया कैसी है? अर्जित। हम बात करें यहाँ पे, अब इसको अधिगम नाम दे दे, तो अधिगम का मतलब थोड़ा अच्छे प्रकार से सीखना, स्थायी होना। तो ये शिक्षण के फलस्वरूप अपने एजुकेशन लाइन के अंदर अधिगम क्या है? तो अधिगम कैसे होता? तो सीखते कैसे? स्कूल में जाते हो, सर पढ़ाते हैं, आप सीखते हैं। हाँ, तो हम लिखेंगे कि सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? अर्जित होती है। अधिगम की प्रक्रिया दोस्तों क्या है? अधिगम की क्रिया अर्जित होती है। कैसी होती है? अधिगम की क्रिया अर्जित होती है, जो शिक्षण के फलस्वरूप प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होगी? आप सीखोगे तभी आपको क्या है, हाँ, स्कूल में जाके तभी अधिगम होगा। तो शिक्षण के फलस्वरूप प्राप्त होती है। क्लियर है बात? क्लियर है। चलिएगा, सीखने के अलग अलग तरीके हैं, सभी एक जैसा भी नहीं सीखते। विराम सीखना, अविराम सीखना, पूर्ण सीखना, अंश सीखना, बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। विराम सीखना, विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। विराम सीखना व अविराम सीखना। अविराम का मतलब क्या? बिना रुके, ठीक है, बिना रुके सीखना। पूर्ण सीखना व अंश सीखना। पूर्ण व अंश सीखना। पूर्ण का मतलब पूरा, अंश का मतलब आधा या थोड़ा, कुछ भाग, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम को बहुत ज्यादा समय पड़ा हो, साल भर का टाइम है, आराम से तैयारी करनी है, तो आप आराम से धीरे धीरे रुक रुक के सीखते हैं। एक सिलेबस, एक चैप्टर पूरा किया, फिर एक दिन नहीं पढ़े फिर भी चलेगा, फिर वापस उसका रिवीजन करके दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया, मजे से आप पढ़ सकते। लेकिन एग्जाम नजदीक है, फटाफट से रिवीजन करना है, फिर आप विराम नहीं सीखोगे, अविराम सीखोगे, बिना रुके लगातार पढ़ते रहोगे, बीच में गैप नहीं लोगे। पूर्ण सीखना, थोड़ा थोड़ा सीखना, मतलब पूरा सीखना, अंश थोड़ा थोड़ा सीखना, तो अलग अलग क्या है? तरीके हैं। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात है यहाँ पे। कथन किसने दिया वो तो याद रखो, और अच्छी बात है। इससे ज्यादा भी इंपोर्टेंट है कि सबसे अच्छा सीखना कौन सा होता है, सबसे अच्छे प्रकार से कौन सा काम सीखा जाता है। तो वो याद रखना कि करके सीखना, कोई भी काम है वो हम स्वयं करते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, आप अपने हाथों से काम कर रहे हो, मतलब भगवान जगन्नाथ काम कर रहे हैं। दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, खुद कार्य करोगे, उसी से आपका भला होगा, ठीक है। यानी कि करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है। आप स्वयं किसी कार्य को करके सीखते हैं। स्वयं करके सीखना, स्वयं करके सीखना, जिसको कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग का मतलब दोस्तों क्या होता है? सीखना। बाई यानी कैसे या से, डूइंग, डूइंग का मतलब करके, तो करके सीखना, डू यानी करना होता था, हाँ, तो स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये है जॉन डीवी की विचारधारा। किसकी विचारधारा है? जॉन डीवी ने कहा था कि करके सीखा हुआ ज्ञान क्या? स्थायी होता है, ठीक है। करके सीखना अर्थपूर्ण अधिगम क्यों है? क्योंकि करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। आप खुद कोई काम करके सीखते हैं, तो करके सीखा हुआ ज्ञान दोस्तों क्या होता है? करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। क्लियर है? क्लियर है। एक और पूछ ले आपसे
कि हम करके सीखते हैं, ये कथन किसने दिया था? तो सिम्पसन का नाम याद रखना है, ये भी इसके जैसा का जैसा ही है। इन्होंने कहा था कि हम जब तक कोई काम करेंगे नहीं तब तक नहीं सीखेंगे, सीधी सी बात है। अगर आप क्या है, आप चाह रहे हो कि अब बस मैं यहाँ सीधे सीधे नोट्स याद करूंगा और परीक्षा में जाके परीक्षा दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। उससे पहले आपको कई बार परीक्षा देने जा रहे हो, उससे पहले ऐसी कई परीक्षाएं और देनी पड़ेगी, आपको खुद वो काम करना पड़ेगा। एग्जामिनर आपकी परीक्षा लेगा, वो पेपर बना रहा, वैसे कैसे आपको भी अपना पेपर तैयार करना होगा और उसका परीक्षा देनी होगी। इसीलिए तो टेस्ट होते हैं कि भाई आप एग्जाम देने जा रहे हो, इससे पहले एग्जाम के जैसे 5, 10, 15 टेस्ट दे के जाओ, ताकि एक तो पेपर का आपको आइडिया हो जाए कि हाँ यार ऐसे ऐसे प्रश्न आने वाले मैं करूंगा, दूसरा डर खत्म हो जाए, थोड़ा अभ्यास हो जाता, आपको ये नहीं लगे कि ये परीक्षा में ये काम मैं पहली बार कर रहा हूं, गोले भरना पहली बार कर रहा हूं, परीक्षा में ये प्रश्न पढ़ना हल करना इतने टाइम में पहली बार कर रहा हूं, ये एहसास नहीं हो। आपको लगा यार ये तो 15-16वीं बार कर रहे हैं, तो डर नहीं लगता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वॉटसन आपके लिए ध्यान रखना मित्रों, वर्तमान में जो मनोविज्ञान है ना, वर्तमान में जो मनोविज्ञान है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आपके प्रश्न पूछा गया था। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। हमारा जो व्यवहार है उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। कभी इसमें आत्मा का अध्ययन किया गया, कभी मन और मस्तिष्क का अध्ययन किया गया, ठीक है, चेतना का अध्ययन किया गया। अब क्या किया जा रहा था? वर्तमान में मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यवहार का अध्ययन, वर्तमान मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। या कह सकते हैं कि वर्तमान मनोविज्ञान है ये व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। और ये व्यवहार के विज्ञान का अध्ययन करने की शुरुआत किसने की थी? ये वॉटसन ने की थी। इसलिए व्यवहारवाद का जनक पूछे कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वॉटसन को कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसने शुरुआत की थी। तो व्यवहारवाद का जनक, अगर आपसे पूछे कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है वॉटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। बोलो, बात क्लियर है? क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि है? बताओ, अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी हो जाएगी? फटाफट से बताओ। हाँ, क्लास आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। बढ़िया, अच्छे प्रकार से, शानदार प्रकार से पढ़ा रहे हैं, थ्योरी के साथ में आपको पढ़ा रहा हूं भाई। तो अब हौसला बनाए रखोगे तो काम है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहे हो, टिक करवा के आगे जा रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, जैसा हो वैसा ही चले। जिसको पढ़ना पढ़ा, नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। लेकिन अब तो मैं खुद चाहता हूं कि आप पढ़ो और आप भूलो नहीं, आपको याद रहे, एग्जाम में आपके 50 में से 50 सही हो, और फिर आने वाले बच्चों को भी आप बताओ सर इसमें हमारा फायदा है। आप हमारा सोच रहे हो क्या? अरे आपके साथ साथ में मेरा भी सोच रहा हूं। आपके परीक्षा में 50 में से 50 सही होंगे, आपका फायदा है। फिर जब आपसे कोई पूछेगा कि शिक्षण अभिरुचि कहां से पढ़ूं, बीएसटीसी के लिए तैयारी कहां से करूंगे, तब आप बताओगे दिनेश सर से पढ़ लो, वो मेरा फायदा है। तो दोनों का फायदा है भाई, ठीक है। हाँ, तो बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ना और अपने सभी साथियों को क्या करना, शेयर करना, करके सीखना। बिल्कुल भाई, हाँ, करके सीखना, बिल्कुल भाई। हाँ, तो रोज लगेगी ना, देखो आपके हौसले पर है। मैं तो चाहता हूं कि क्लास रोज लगे, बाकी आपका हौसला कैसा है, आपका जज्बा कैसा है, उसके ऊपर। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ोगे तो मेरा तो काम ही दोस्तों पढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, सीधी सी बात है। ये तो सबको आता है कि करके सीखना, खुद काम करोगे वही सीखोगे। ठीक है, व्याख्यान, मास्टर आया, भाषण देके चला गया, बच्चे चुपचाप बैठे पड़े, नींद आ गई, आधों को पता ही नहीं चला। रट कर सीखना, रटत विद्या न फलते, हालांकि फलती है, कहीं कहीं रटना भी पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा सीखना। तो अगला प्रश्न, सीखते समय मार्ग में आने वाली बाधाएं कहलाती है? मूड नहीं है। क्या नहीं है? मूड नहीं है। सीखते समय जो आपके मार्ग में दोस्तों बाधाएं आती है, इन बाधाओं में कितना दम, चुटकी मचले उतना दम नहीं है, हम भी किसी से कम है। सीखते समय आपके मार्ग में जो बाधाएं आती है, रुकावटें आती है, उनको क्या कहा जाता है? प्रोत्साहन। अरे सर, प्रोत्साहन का मतलब तो एक प्रकार से मोटिवेशन होता है, एक प्रकार से प्रेरित करना होता है। आपको हम प्रेरित कर रहे हैं, है? हाँ। अवरोध, अवरोध का मतलब रुकावट है सर, वही बात है। पठार और अक्षमता, अक्षमता का मतलब आप किसी काम को करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, अक्षमता या निर्योग्यता कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मित्रों सीखते समय जो मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उनको पठार कहते हैं। सर पहाड़ क्यों नहीं कहते, पठार क्यों कहते हैं? अभी बात करेंगे कि पहाड़ क्यों नहीं कहते, पठारी क्यों कहते हैं। इसको मित्रों अधिगम का पठार कहा जाता है। अधिगम का मतलब सीखना, और सीखते समय बीच में क्या आ गई, बाधा आ गई, रुकावट आ गई, इसलिए कहा गया अधिगम का पठार। क्या है अधिगम का पठार? जैसे मान लो ये है टाइम, समय,
और ये मात्रा है कि आप कितना सीख रहे थे। ठीक है, ठीक है। अब एक उदाहरण देते हैं कि आपका टारगेट है 1 घंटे में एक टॉपिक है या एक लाइन, एक पेज, जो भी सीखना। तो आपने शुरू किया, बढ़िया अच्छे से सीख रहे थे। बीच में मैंने कहा बेटा इधर आ, चाय बनाई पी ले। आप चाय बनाने चले गए, फिर दोस्तों ने फोन किया है, सीखना बंद हो गए, फिर वापस सीखने लगे। तो ये जो बीच में ये वाला स्थान बना जहां पे आप नहीं सीख रहे थे, क्यों? क्योंकि आपके सीखते समय मार्ग में रुकावट आ गई, बाधा आ गई। वो कुछ भी हो सकता है टॉपिक हार्ड हो, स्कूल में सीख रहे हो सकता है सर जी को गुस्सा आ गया हो, धड़ाधड़ से पूरा करा दिया हो, कुछ भी हो सकता है। आप थक गए हो, उबासियां आने लगी, सर ने चाय नहीं मंगवाई है। हाँ, तो ये जो है इसको पठार कहा जाता है। ठीक है, तो ये अधिगम के पठार है, ध्यान रखना। अधिगम का पठार कहलाता बाधाओं को। और इसके प्रतिपादक, अधिगम के पठार किसने दिए थे? तो इसके प्रतिपादक सैमुअल क्रिक है। कौन है? सैमुअल क्रिक। अधिगम के पठारों का प्रतिपादन किसने किया मेरे साथियों? अधिगम के पठारों का प्रतिपादन सैमुअल क्रिक ने किया था। ठीक है, ठीक है। पूछे अधिगम के पठार का ग्राफ किसके बीच में खींचा जाता है? तो अधिगम के पठार का ये ग्राफ है, ये ग्राफ अधिगम की मात्रा और समय के बीच में खींचा जाता है। एक तरफ मात्रा लिखी जाएगी, आपने कितना सीखा, दूसरी तरफ समय लिखा जाएगा कि कितने टाइम में आपने कितना सीखा। सिलेबस सभी पूरा करेंगे बीएसटीसी का, लेकिन कोई एग्जाम से पहले 2 बार करेगा और किसी का एग्जाम तक नहीं होगा, अगली बीएसटीसी तक होगा। वही तो है साहब, वही तो खेल है। ठीक है, पठार के क्या कारण हो सकते हैं? अधिगम के पठार क्यों बनते हैं भाई? क्यों आपके मार्ग में सीखते समय बाधा आ गई, रुकावट आ गई? तो कुछ भी होता, आप सीख रहे हो, मक्खी आ गई, आप मक्खी को देखने लगे, ये भी तो रुकावट है, आपने सीखना बंद कर दिया। ऐसी प्रत्येक चीज जिससे आप सीखना बंद कर दो, वही अधिगम का पठार है। ठीक है, मान लो जैसे आपकी इच्छा नहीं हुई, आज पढ़ने का मूड नहीं, आप हर बार कह रहे थे ना, वो पठार है। सबसे बड़ा पठार तो वही है, बाटा है बहुत बड़ा, कि आज मूड नहीं है पढ़ने का। अरे घर में माता पिता का काम करने का मूड नहीं होता है? याद करो आपकी मम्मी कितने सालों से सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाती है? पैसे दूनी है, घर का काम करना है, ये करना वो करना। उन्होंने कभी बोला क्या कि आज 6 बजे उठने का मन नहीं है, आज 8 बजे उठूंगी, आज तो 10 बजे तक सोऊंगी, संडे है? कहा क्या? कभी नहीं कहा। क्या पिताजी ने खेत में काम करने से कभी मना किया क्या कि बारिश तो आने वाली है लेकिन आज मैं खेत में काम नहीं करूंगा, भले ही फसल खराब हो तो हो, आज मेरा काम करने का मन नहीं है? ऐसा कहा क्या? नहीं। जब उनको लगा कि अब क्या है, इम्तिहान की घड़ी नजदीक है, कुछ नुकसान हो सकता है, तब उन्होंने रात में भी अगर उजाला करके भी काम करना पड़ा तो किया ना। हाँ, तो फिर आप कैसे कह देते हो कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है? ये सबसे बड़ा नुकसान है आपका, इच्छा ना होना। ये अधिगम का क्या बनाता है? पठार बनाता है। टॉपिक हार्ड आना, टॉपिक कठिन आना। टॉपिक कठिन आए तो आप चाह कर भी नहीं सीख सकते हो, तो वो अधिगम का पठार बन जाता है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि थकान, आप थक गए हो, रुचि नहीं है, रुचि नहीं होना, थकान होना, रुचि नहीं होना है। शिक्षण विधि सही नहीं होना, मास्टर के पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, तो भी आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, शिक्षक का व्यवहार, मान लो शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो भी आप उससे नहीं सीख पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे आपके अधिगम में क्या उत्पन्न हो? पठार उत्पन्न हो। लेकिन मुझे जहां तक लगता है मित्रों, सबसे बड़ा कारण आपका यह है कि पढ़ने का मन नहीं करता है, और इसको हटा दो तो आप भी बहुत कुछ सीखोगे। ये आपको मैंने बता दिया। जो भी साथी कह रहे हैं बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स जिनको पढ़ना है, वो आरपी स्टडी ऐप में जाके क्या है, 699 रुपए कोर्स की रेट है, लेकिन अभी कल शाम तक लास्ट ऑफर रहेगा 449 और 549 रुपए के अंदर आप क्या है, आरपी स्टडी ऐप से बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। सभी विषयों के थ्योरी और टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। जिसकी जीके में समस्या है, अभी साथी कमेंट कर रहे थे कि सर जीके भी ऐसा कैसे कराओ, तो जीके ऐसा का ऐसा चालू हो गया है। लोक देवता कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, क्रांति कंप्लीट हो गई है, कल किसान आंदोलन पढ़ेंगे और लोक देवियां पढ़ेंगे, तो वो चालू कर दिया है। मात्र 249 रुपए में आरपी स्टडी ऐप में जीके का आपको बैच मिलेगा। 50 में से 40 क्वेश्चन एग्जाम में छप जाएंगे, बस बात खत्म। इससे ज्यादा क्या है, नहीं करना, फिर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके जैसे 4 बैच आएंगे तब 40 से ऊपर जा पाएंगे, लेकिन 40 क्वेश्चन 50 में से यहाँ पे फंस जाएंगे। बस इतना याद कर लो, जीके में और कुछ नहीं पढ़ना, इनको रट जाना तुम सबके सब। ठीक है, और जिनकी तैयारी अच्छी है वो टेस्ट दीजिएगा। 149 रुपए कल शाम तक इसके 99 रुपए रखे जा रहे हैं, उसके बाद 149 रुपए हो जाएंगे। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, इस प्रकार का लोगो आएगा। पेमेंट किसी और से करवाना है तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, 7852819021। क्लियर है? क्लियर है। हम चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। सीखने का सर्वश्रेष्ठ वक्र होता है, वक्र का मतलब है ग्राफ। सीखने का सबसे अच्छा ग्राफ कौन सा होता है? अधिगम का। सीखना है अधिगम, तो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ वक्र कौन सा होता है, सबसे अच्छा ग्राफ कौन सा होता है, वो आपसे पूछा गया है। बताओ,
सीखने का ग्राफ यानी कि आप कैसे सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं, ठीक है, ये टाइम है, ठीक है, और ये मात्रा है कि आपने कितना सीखा, इसके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। तो देखो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो फटाफट से बता देना। एक मेरा भाई ऐसा होता है जो कहता है टाइम टेबल बना दिया है, अब तो यूं दुनिया फतेह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बढ़िया है, आज टाइम टेबल बनाता है, जोश में होता है पूरा, तब टाइम टेबल बनाता है और बना के सो जाता है। जिस दिन टाइम टेबल बनता है उस दिन कभी लागू नहीं होता है, यह सृष्टि का नियम है। जोश होता है पूरा, इसलिए टाइम टेबल बनाते हैं कि आज टाइम टेबल बनाना है, पढ़ाई करेंगे बढ़िया अच्छे से, और टाइम टेबल बना के कहते हैं आज तो ये लागू होगा नहीं, कल से लागू होगा, या सोमवार से लागू होगा, या 1 तारीख से लागू होगा, और वो टाइम टेबल कभी लागू नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है, वो शुरुआत में कह रहा है कि मैं तो बहुत पढ़ूंगा, फिर कहते यार पढ़ाई तो नहीं हो रही, ऐसे आ जाता है, एक ऐसे ग्राफ बन जाता है। दूसरा ग्राफ बन जाता है कि भाई अपने तो अच्छी हुई पढ़ाई नहीं हो रही, हाँ फिर अच्छी हो रही नहीं हुई, हो रही नहीं हो रही, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा फिर आपका भाई आता है कि अपने क्या है, अपने शुरुआत में तो पढ़ाई अच्छी नहीं रही थी लेकिन अब बढ़िया होने लगी, अब अपन अच्छी प्रकार से क्या है पढ़ लेते हैं, शुरुआत में दिक्कत हुई अब याद होना स्टार्ट हो गया है। और एक आता है कि अपने तो फिक्स है, डेली के 3 घंटे पढ़ेंगे तो 3, 4 पढ़ेंगे तो 4, और 5 पढ़ेंगे तो 5, अपने तो क्या है फिक्स है। एक साथी ऐसा आता है, ये अधिगम के क्या है ग्राफ है। ठीक है, ठीक है। ऊपर कौन सा जा रहा है, ऊपर सर ये जा रहा है, पहले कम पढ़ रहा था अब ज्यादा पढ़ रहा है, तो फायदा की नुकसान, फायदा वाला धनात्मक सकारात्मक। ठीक है, तो इसको कहा जाता है धनात्मक वक्र, धनात्मक या सकारात्मक। कैसा कहा जाता है, धनात्मक या सकारात्मक। ये एक सरल रेखा में है, तो इसको सरल रेखीय ग्राफ या सरल रेखा को कहा जाता है ऋजु कोणीय ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे सांप की तरह चलता है, इसलिए एस आकार कह सकते हैं। देखो एस बन रहा है, अरे सर एस कहां बन रहा है, इंग्लिश आपने अच्छे से नहीं पढ़ी, यहां तो यू बन रहा है? लो भाई यू आकार कह देते, अब डब्ल्यू मत कह देना कि सर डब्ल्यू भी बन रहा है। ठीक है, हाँ, तो एस आकार यू आकार यहां सांप की तरह चल रहा है, इसलिए इसको सर्पिलाकार कहते हैं कि सर्पिलाकार ग्राफ। ठीक है, और ये है, ये नीचे आ रहा है इसलिए इसको ऋणात्मक ग्राफ करें। ऋणात्मक को अपन कहते हैं नकारात्मक ग्राफ। तो सबसे अच्छा ग्राफ कौन सा होता है, तो धनात्मक ग्राफ है वो सबसे अच्छा होता है, सकारात्मक। ठीक है, ठीक है। आगे अधिगम का क्षेत्र है, बताइए भाई अधिगम का क्षेत्र क्या होता है, वो आपसे पूछा गया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का अधिगम होता है, भावात्मक क्रियाएं हैं वो भी अधिगम होती है, और गत्यात्मक कार्य है वो भी अधिगम होते हैं। तो बिल्कुल मित्रों अधिगम है, अधिगम पूछे, मूल्यांकन पूछे, तीनों क्षेत्र होंगे, याद कर लेना। अगर आपसे पिछली बार प्रश्न आया था, उससे पिछली बार, कि मूल्यांकन के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तीनों होते हैं, उपरोक्त सभी राइट। वैसे अधिगम पे भी तीनों है, संज्ञानात्मक क्षेत्र भी होता है अधिगम का, भावात्मक भी होता है, गत्यात्मक भी होता है। गत्यात्मक का दूसरा नाम है क्रियात्मक, इसको क्रियात्मक भी कहा जाता है, गत्यात्मक यानी गति द्वारा, क्रिया द्वारा। तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। ये तीनों अधिगम के क्या है, क्षेत्र है, याद रहेगा। ठीक है, ठीक है। अधिगम के अगर आपसे पूछे कि कितने पक्ष होते हैं तो आप क्या बताओगे, 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, क्षेत्र कहो इनको, या क्या कहो, पक्ष कहो। कितने पक्ष, 3 पक्ष। क्या क्या अर्थ है तीनों का, संज्ञान, ज्ञान, जानकारी। तो किसी चीज का ज्ञान होना या जानकारी होना, यह कहलाता है संज्ञानात्मक। ज्ञान या जानकारी होना, किसी चीज का आपको ज्ञान है या जानकारी है तो वो क्या है, संज्ञानात्मक। अच्छा, ज्ञान या जानकारी कैसे आती है, तो एक तो आती है अनुकरण के द्वारा और एक आती है अनुसरण के द्वारा। अनुकरण और अनुसरण में क्या फर्क है मेरे साथियों? अनुकरण, छोटा बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। जो छोटा बालक है वो कैसे सीखता है, किसी को देख देख के सीखता है, देख देख के सीखता। हाँ, तो देख देख के कॉपी करना वो है अनुकरण। ठीक है, अगर पूछे तो लिख लेना, छोटा बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। छोटा बालक कैसे सीखता है आपसे पूछे तो, छोटा बालक अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी कि वो देख देख कर सीखता है, जैसा वो देखता है वैसा सीखता है, क्योंकि उसको नहीं पता, वो पहली बार इस दुनिया में आया है। कहते हैं ना, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय कोई गलती वलती हो तो माफ करना, क्योंकि मैं इस दुनिया में पहली बार आया है, वो वाली बात है। देख देख के सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है आपने जैसा देखा, भले ही वो सही हो या गलत हो, 100% आपने उसकी कॉपी कर ली। जैसा अगला कर रहा है वैसा वो कर रहा है। अगला पागल है, वो अपने ही ऐसे एक थप्पड़ मार रहा है, आप भी अपने एक मार रहे हो। ये नहीं देखा कि नुकसान है, फायदा वाला नहीं, फिर भी आपने किया, वो तो अनुकरण है, 100% कॉपी, अनुकरण। ठीक है, और अनुसरण का मतलब है जो अच्छा लगे वो फॉलो करना, जो अच्छा लगे वही कॉपी करना।
आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसमें जो चीजें आपको अच्छी लगी वही आपने कॉपी की, 100% आपने कॉपी नहीं किया। तो इन दोनों में से सही कौन सा होता बताओ? अनुकरण सही होता है या अनुसरण सही होता? कमेंट करके बताओ कि अनुकरण सही होगा या अनुसरण सही होगा। भावात्मक, भावनाओं द्वारा सीखना, भावना द्वारा सीखना। ठीक है, ठीक है, भावना द्वारा सीखना, भावनाओं कर देते हैं इसको। आप कहोगे कौन सी भावना सर? है ना, तो भावनाओं द्वारा सीखना। गत्यात्मक या क्रियात्मक, क्रिया के द्वारा आप सीखते हैं, स्पष्ट है नाम सही। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के अधिगम के छत्र है या अधिगम के पक्ष है। अगला, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, ये किस प्रकार का संज्ञान है? एक बार पीटीटी में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया था, बीएसटीसी में भी आता है। नाइट्रोजन का सूत्र N2 है, ओजोन का सूत्र O3 है, ये किस प्रकार का अधिगम है? एक लड़की अपनी माता को देखकर दाल बनाना सीख रही है, एक लड़की अपनी माता को देखकर हलवा बनाना सीख रही है, किस प्रकार का अधिगम है? ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन का सूत्र O2 ये किस प्रकार का अधिगम है? तो जो संज्ञानात्मक अधिगम होता है ना, ज्ञान होना, अब ये इसको ज्ञान है कि भाई ऑक्सीजन का सूत्र O2, ये इसको जानकारी है। तो ये जो संज्ञानात्मक है ये भी आगे अलग अलग भागों में बंट जाता है। जो संज्ञानात्मक अधिगम है, ये संज्ञानात्मक अधिगम मित्रों वापस आगे जाके 3 भागों में बंट जाता है। एक तो होता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्यक्ष का मतलब सामने, हिंदी में आप पढ़ते हैं प्रत्यक्ष, विलोम परोक्ष। प्रत्यक्ष यानी जो सामने है, तो कोई चीज सामने है आपके, आप उसको देख देख कर सीखते हो। ठीक है, देख देख कर सीखते हो, सामने है आपके वो चीज, तो वो क्या है? देख कर सीखना, वो है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। जैसे आपसे प्रश्न पूछे कि एक लड़की है, वो अपनी नानी को देखकर हलवा बनाना सीखी, कौन सा अधिगम है? प्रत्यक्षात्मक है, सामने थी नानी हलवा बना रही थी, उसने देखा और सीख गई। ठीक है, तो क्या है? लड़की द्वारा माता को हलवा बनाते देख, माता को हलवा बनाते देख हलवा बनाना सीखना। हालांकि सीख तो नहीं पाती है, क्या सीख लेती है? हलवा बनाना सीखना, हलवा बनाना सीखना। लड़की द्वारा माता को हलवा बनाते देख हलवा बनाना सीखना, यह किस प्रकार का अधिगम? प्रत्यक्षात्मक। दूसरा आपका अधिगम है प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक कैसा अधिगम? प्रत्यात्मक। और तीसरा हो जाएगा साहचर्यात्मक अधिगम, साहचर्यात्मक अधिगम। ठीक है, ठीक है। प्रत्यात्मक अधिगम का सर मतलब क्या हुआ? समझ के आधार पर आपको ज्ञान है। ठीक है, समझ के आधार पर ज्ञान होना, समझ के आधार पर ज्ञान, समझ के आधार पर ज्ञान है आपको। समझ के आधार पर ज्ञान है कि भाई ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन है, इस ओजोन का सूत्र O3 होता है। ये आपको समझ है कि ओजोन लिखो या O3 लिखो, बात तो सही है। आप किसी में 5 रुपए मांग रहे हो हैं, और आप में भी वो 5 रुपए मांग रहा है, तो समझ गए आगे भाई अब इसमें क्या करना है? 5 वो मेरे में मांग रहा, 5 मैं इसमें मांग रहा, मतलब मामला खत्म हुआ। लेकिन एक होता है नहीं नहीं है, मेरे 5 रुपए दे, आप कहते हो तुम, मैं भी तेरे में मांग रहा, वो दे, तो पहले तेने उधार लिए थे, तुम पहले मेरे 5 रुपए दे, फिर आप उसको 5 रुपए का सिक्का देते हो, फिर आप कहते हो अब मेरे 5 रुपए दे, फिर वो सिक्का आपको वापस देता है। क्या हो रहा है भाई साहब? ये समझ नहीं है। ठीक है, तो प्रत्यात्मक यानी कोई चीज की आपको जानकारी है, समझ है कि ऑक्सीजन का सूत्र O2 है, समझ है। ऑक्सीजन को या O2 को एक ही बात है। तो ये प्रत्यात्मक अधिगम है। कैसा अधिगम है? प्रत्यात्मक अधिगम है। प्रश्न पूछा गया, अच्छे प्रकार से ध्यान रखना। ठीक है, साहचर्यात्मक अधिगम पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर, यहां कह सकते हैं व्यवहार के आधार पर, जो चीजें आपके व्यवहार में है पहले से, उसके आधार पर आप अधिगम करते हैं, वो कैसा अधिगम है? वो है आपका साहचर्यात्मक अधिगम। क्लियर बात? क्लियर। चलिए चलते हैं आगे। अधिगम की प्रक्रिया है, देखो अधिगम कैसे होता है, अधिगम का प्रोसेस क्या है, वो आपको बताना है कि सर अधिगम की प्रक्रिया ऐसे चलती है। क्या बज रहा है? अधिगम का प्रोसेस क्या होता है बताओ भाई, क्या हो जाएगा अधिगम का प्रोसेस? क्या बज रहा है रे? कटवाए हो, चालू कर दो, एग्जिट फैन चालू कर। हाँ, अधिगम की प्रक्रिया है वो कैसी होती है वो आपको बताना है। सबसे पहले सर तत्परता आती है। तत्परता का मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होना। तत्परता का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए
मानसिक रूप से तैयार होना, दिमाग से तैयार होना, मन नहीं है तो नहीं करोगे, मानसिक रूप से तैयार होना, किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है तत्परता। सबसे पहले आप दिमाग से तैयार होंगे कि मुझे ये काम करना है, उसके बाद अनुक्रिया, अनुक्रिया का मतलब वो काम करोगे आप। सिर्फ सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी होता है? तो सिर्फ सोचोगे तो नहीं, काम तो करना पड़ेगा। अभ्यास, फिर बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, और फिर पुनर्बुलंद, मोटिवेशन। लास्ट में मोटिवेशन क्या काम का है? बीच में चाहिए सर, ताकि और आगे मेहनत कर सके। अनुक्रिया, पहले अनुक्रिया करोगे, फिर इच्छा हुई आपकी। पहले आपने काम किया, फिर आपकी इच्छा हुई, काम तो मुझे करना चाहिए, नहीं, इच्छा पहले होगी, इच्छा होगी तभी आप काम करोगे। तो अनुक्रिया पहले नहीं आएगी, तत्परता पहले आएगी। यहां भी तत्परता पहले, तत्परता के बाद में अनुक्रिया की, अनुक्रिया की, अभ्यास किया, पुनर्बलन मिला, तभी अभ्यास किया, तो पुनर्बलन मिला, अनुक्रिया करोगे। अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ याद हो रहा है, तो आप पढ़ना छोड़ देते हो, मोबाइल देखते हो कि याद नहीं होता है मुझे तो। लेकिन याद होना शुरू हो जाएगी, हाँ यार मैंने ये पढ़ा था आज सुबह, मुझे याद है, और याद करोगे। पुनर्बलन मिल गया आपको कि हाँ और याद तो हो रहा है, और याद करोगे, तो और फिर बाद में बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी आप सीख पाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना याद नहीं होता, ये नहीं होता। याद करने के लिए सबसे पहले दिमाग को भुलाओ, इसको कहो सब याद होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन इसको कहो लगता है पढ़ाई में मन, सब याद होता है मुझे तो। इसको पहले सबसे पहले सेट करो, इसको सेट किया, फिर पढ़ो, अनुक्रिया करो, रिएक्शन करो, और फिर जब बीच में थक जाओ तो पुनर्बलन लो, मोटिवेशन लो, और फिर उस चीज की बार बार क्या करो, प्रैक्टिस करो, इसी से याद होगा। ठीक है, इच्छा रुचि भी जरूरी है, लेकिन ये तत्परता के साथ ही आ जाती है। सबसे पहले तत्परता होनी चाहिए, तत्परता होगी तभी इच्छा रुचि प्रेरणा ये आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सीखने के लिए सर्वप्रथम तत्परता जरूरी है। सीखने के लिए सर्वप्रथम तत्परता जरूरी है, क्योंकि तत्परता से ही रुचि, या कहो तो कहो इच्छा, कहो या प्रेरणा, कहो रुचि, इच्छा या सीखने की प्रेरणा आती है। क्लियर है बात? क्लियर। तो सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है, दिमाग से तैयार होना बहुत जरूरी है कि हाँ यार मुझे कोई चीज सीखनी है। अगला, कौन सा संज्ञानात्मक अधिगम है? अब बताओ संज्ञानात्मक अधिगम होता क्या है, ये आपको बता दिया। संज्ञानात्मक यानी ज्ञान होना, किसी भी चीज की जानकारी होना। तो कौन सी चीज में किसी भी चीज की जानकारी होती है, वो संज्ञानात्मक अधिगम है। तो बताओ भाई, पढ़ना, आप पढ़ते हो तो उससे आपको जानकारी मिलती है, उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, तो ये संज्ञानात्मक अधिगम है। दौड़ना, तैरना, पेन पकड़ना, तो ये पेशीय गति होती है, इसमें दौड़ोगे गति हो रही, तैर रहे हो गति हो रहे हो, पेन पकड़ी हाथ में पेशियां काम करी, तो ये क्रियात्मक अधिगम है, इसमें कोई ना कोई क्रिया हो रही है। ये किस प्रकार का अधिगम है? क्रियात्मक अधिगम, जिसमें कोई ना कोई क्रिया होती है। और पढ़ोगे ज्ञान मिलेगा, तो ये किस प्रकार का अधिगम है? ये संज्ञानात्मक अधिगम है। कैसा अधिगम है? संज्ञानात्मक अधिगम है। ठीक है, मुख्य रूप से अपन देखें कि नॉर्मली अधिगम कितने प्रकार का होता है, तो सामान्यतः अधिगम 2 प्रकार का होता है, लेकिन ये याद नहीं रखना है। क्यों? ये नहीं पूछेगा, पूछेगा आपसे दूसरे वाला। और दूसरे वाला कौन सा पूछेगा सर बताओ? अभी बताएंगे। सामान्यतः अधिगम के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। कैसे? एक तो दिमाग का काम, एक शरीर का काम। जो काम दिमाग से होगा उसको अपन मानसिक कहेंगे, और जो काम शरीर से होगा उसको अपन पेशीय कहेंगे। ठीक है, तो देखो, जो मानसिक अधिगम होता है, मानसिक यानी कि जिसमें दिमाग का काम पड़ता है, वो है संज्ञानात्मक। और दूसरा है पेशीय, जिसमें शरीर का काम पड़ता है, पेशीय या गत्यात्मक। ठीक है, ये 2 प्रकार का। तो ये वाले भाग ये लिखे हुए हैं ना, ये क्रियात्मक या गत्यात्मक है, और ये मानसिक या संज्ञानात्मक है, पढ़ना। क्लियर है बात? क्लियर। अब ये आपके प्रश्न पूछा जाता है कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का होता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का था। कौन है ये गेना? ये गेना ठेठ 2022 में आपके परीक्षा में आया हुआ है, और आएगा, आगे भी आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक पुस्तक है, द कंडीशन ऑफ द लर्निंग। इसने किताब लिखी, तो किताब तो बहुत सारे लोगों ने लिखी, हमारा क्या फायदा। उसमें इसने बताया है कि अधिगम कितने प्रकार का होता है, इसलिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, रॉबर्ट एम गेने, इसकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम पूछा गया था परीक्षा में, ध्यान रखना। तो पुस्तक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। सीखने की स्थिति, कैसे सीखते हैं वो, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक का क्या है? नाम है, परीक्षा में पूछा गया, याद कर लेना। इसमें इसने अधिगम के 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? इस पुस्तक में इसने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं।
कि अधिगम कितने प्रकार का होता है, तो इसने कहा अधिगम 8 प्रकार का होता है। तो अधिगम के 8 प्रकार बताए साथियों, क्या बताए? 8 प्रकार, जिसको इसने 2 भागों में बांट दिया। 4 है वो तो निम्न श्रेणी के है, निम्न श्रेणी के है, यानी कि कोई भी कर सकता है, और 4 है वो उच्च श्रेणी के, जिसके लिए थोड़ा सा आपके अंदर क्या होना चाहिए? दिमाग होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर तर्क व चिंतन की आवश्यकता होती है। तर्क व चिंतन जरूरी है। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, आपके पास विचार करने की क्षमता नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। जबकि इसमें होगा तो ही चलेगा, नहीं होगा तो ही चलेगा। आप खेत में खड़े हो, किसी ने ऐसे किया, क्या कह रहा हो, इधर आ कह रहा है, इसमें क्या सोचना, चले जाओगे। है हाँ, जाना नहीं जाना उसके लिए सोच सकते हो, लेकिन विचार नहीं करना पड़ा आपको। ठीक है, ठीक है। लेकिन उच्च श्रेणी का कोई समस्या आ गई आपके सामने, समस्या का समाधान करना है, इशारों से काम नहीं आएगा सर। समस्या का समाधान सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, बहुत सारे तरीके देखने होंगे, फिर कौन से तरीके से ये समस्या सॉल्व हो सकती है, बहुत सोचना पड़ेगा। तो उच्चतम अधिगम है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे निम्नतम अधिगम, यहां सबसे निचली श्रेणी का अधिगम कौन सा अगर पूछे 8 में, सबसे निम्न अधिगम कौन सा है? निम्न का मतलब निचला, निम्नतम लिख लेता हूं ताकि याद रहे। सबसे निम्न अधिगम होता है संकेत अधिगम। किसी ने आपको इशारा किया और आप उसका इशारा समझ गए, तो आपने कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खोदा, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो इसको कहते हैं संकेत अधिगम। सबसे निम्न अधिगम कौन सा होता है? निम्न अधिगम होता है संकेत अधिगम। क्लियर, क्लियर। और सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ अधिगम, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अधिगम, इन 8 प्रकारों में से सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अधिगम कौन सा है? तो वो है साहब, आपके सामने कोई समस्या आई, आपने उसका समाधान कर दिया, आप रोए नहीं कि अरे मेरे तो ये हो गया, ये हो गया, मैं क्या करूं, क्या करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं किया आपने। आपने क्या कर दिया? उस समस्या का समाधान कर दिया। तो ये समस्या समाधान अधिगम है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अधिगम है। क्लियर बात? क्लियर। चलो आगे। किस प्रकार के अधिगम में तर्क व चिंतन की आवश्यकता नहीं होती? कौन सा अधिगम है जिसके लिए आपको तर्क या चिंतन की आवश्यकता नहीं होती? मैंने आपको अभी बताया कि जो निम्न श्रेणी के अधिगम होते हैं, निम्न श्रेणी के अधिगम के लिए तर्क व चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उच्च श्रेणी के लिए होती है। निम्न श्रेणी के अधिगम के लिए, निम्न श्रेणी के अधिगम के लिए तर्क व चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। तर्क व चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। निम्न श्रेणी का जो अधिगम है उसके लिए तर्क व चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं निम्न श्रेणी के अधिगम? तो 4 निम्न श्रेणी के होते हैं। संकेत अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, और आपका क्या हो जाएगा? शाब्दिक अधिगम। ठीक है, तो श्रृंखला अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और शाब्दिक अधिगम, इनके लिए तर्क और चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी वालों के लिए होती है। तो ये इसने कहा किस में आवश्यकता नहीं होती, तो इन चारों में से कोई एक नाम दिखे उसको उड़ा दो। समस्या समाधान के लिए चिंतन की आवश्यकता होगी, कोई भी सिद्धांत या नियम के लिए चिंतन की आवश्यकता होगी, शाब्दिक अधिगम और बहुविवेदन। बहुविवेदन का मतलब बहुत सारे लोग हैं, उसमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है, अंतर करना है। क्या करना है? अंतर करना है। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो 15 महिलाएं खड़ी है, उनमें से उसको पता करना है कि उसकी मम्मी कौन सी है, तो वो बच्चा सोचना पड़ेगा वहां पे, ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये मम्मी है। बहुविवेदन तो सोचना पड़ता है। ठीक है, लेकिन शाब्दिक अधिगम में क्या है? नहीं होता है। बालक का विकास प्रभावित होता है। बालक का विकास किससे प्रभावित होता है? तो ये आपको पहले से बता दिया कि वंशक्रम और वातावरण दोनों से बालक का विकास क्या है? प्रभावित होता है। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को खाली जगह के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगर आपको सीखने की क्रिया को प्रभावी बनाना है, अधिगम को प्रभावी बनाना है, तो आपका लक्ष्य है वो किसके संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए? पाठ्यक्रम के उद्देश्य, आप जो सीख रहे हो, आपका जो सिलेबस है उसका टारगेट क्या है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। बौद्धिक विचार, दूसरों का स्तर, दूसरों ने कितना सीखा, दूसरों के टेस्ट में कितने नंबर आ रहे, उसको ध्यान में रखना चाहिए। या विद्यार्थियों की आवश्यकता हो, उद्देश्य। तो यहाँ पे शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाना है, यहाँ पे कहा है कि अधिगम को प्रभावी बनाना है। बच्चा सीखे तब बच्चे को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो सीखते समय आपको देखो, वैसे तो ऑल ओवर सब कुछ सीखना है, लेकिन एजुकेशनल दृष्टिकोण से यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम होगा कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज आपको सिखाना क्या चाह रही, नया प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, अधिगम की मुख्य विशेषता यह है कि ये अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है? मेन विशेषता क्या है? ये व्यवहार में परिवर्तन लाता है, शारीरिक परिपक्वता को प्रोत्साहित करता है,
प्रत्यक्षीकृत कौशलों की अपेक्षा करता है, थकान के कारण परिवर्तित होता है। तो मेन विशेषता कौन सी है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम के द्वारा हम व्यवहार में अपेक्षा करते स्थायी परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, बताओ कौन सी है वो अधिगम की विशेषता नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। अधिगम जीवंत पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया, जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, बिल्कुल सीखते रहते हैं, जीवन भर सीखेंगे कुछ ना कुछ, जीवंत पर्यंत चलने वाली क्या है, ये प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि अपने यहाँ ही अपन सीखते हैं, हर जगह होता है अधिगम। आप कहीं भी कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। अधिगम उचित समायोजन में सही, बिल्कुल आपने कुछ सीखा हुआ होगा तो आपको कहीं समायोजन करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा तो हेल्प मिलेगी, सही है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। मात्र, मात्र का मतलब होता है खाने वाली मात्र घर पे बनाते हैं वो, क्या नहीं, केवल, ओनली। अधिगम सिर्फ और सिर्फ नया ज्ञान प्राप्त करना, ये अधिगम क्या नहीं, नया ज्ञान प्राप्त करके उसको व्यवहार में लाना अधिगम है, ठीक है। तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, कौन सी प्रक्रिया में सीखा नहीं जा रहा है, वो आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। व्यवहारगत परिवर्तन अधिगम है, जीवन पर्यंत संचालता है, परिपक्वता से व्यवहार, परिपक्वता से व्यवहार परिवर्तन होता है, उसको अपन अधिगम कहते हैं क्या, नहीं कहते। पहले से कह दिया कि परिपक्वता के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसको अपन अधिगम नहीं कहते। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। हाँ, और अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चन किए हैं, और एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, सभी विषयों को ऐसे बढ़िया अच्छे प्रकार से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, नोट्स देखना चाहते हैं, तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप पूरा का पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिसके जीके के अंदर समस्या आ रही उन सभी साथियों को बता दिया कि जीके का बैच चल रहा, सभी ज्वाइन कर लो, बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ो। आप मान लो आपने वो वाला बैच ज्वाइन किया था, थ्योरी आप पूरी याद नहीं कर पाए, पूरी याद कर पाए हो तो अच्छा है, लेकिन आप नहीं कर पाए पूरी याद अभी, तो फिर आप उसको छोड़ो और सिर्फ क्या एमसीक्यू पढ़ लो, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज सबको लेनी है, सबको अच्छे प्रकार से क्या करने हैं, टेस्ट है वो देने हैं, ठीक है। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आएगी, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एल बड़ा, बाकी वाले सारे अक्षर छोटे हैं, LEHAR PATHHSAL, लहर पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, मेरा फोटो लगा हुआ होगा, उसको आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। बाकी जज्बा आपका बढ़िया था, अच्छा था, सभी क्लास को लाइक करना और कल और ज्यादा संख्या में जुड़ना। 8 बजे आपकी ये क्लास डेली लाइव रहेगी, ठीक है। हाँ, 8 बजे डेली आपकी क्लास ये लाइव रहेगी, तो उसको अच्छे प्रकार से देखना है। हाँ सर, आप पिछली क्लास में बोला था कि आई टेप सही है, तो आई टेप का वीडियो बनाओ, सिलेबस बनाओ। एग्जाम है आई टेप का, तो फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, अब क्या वीडियो बनाए, फॉर्म भरने के लिए मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ो भाई, और कल 8 बजे मिलते हैं वापस सबसे, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।